नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंजाइम्स। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। लगभग सारे जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अब इन्होंने लिखा है ऑलमोस्ट ऑल, तो स्टेटमेंट में देंगे कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, पर सारे एंजाइम प्रोटीन नहीं होते, लेकिन ज्यादातर एंजाइम क्या होंगे? प्रोटीन होंगे। अब देखो ज्यादातर एंजाइम प्रोटीन है, तो क्या सारे प्रोटीन एंजाइम है? नहीं, सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं है। मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स। हम क्या कह रहे हैं कि एंजाइम होते प्रोटीन, लेकिन कुछ न्यूक्लिक एसिड भी हैं ऐसे जो एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल है उसका राइबोजाइम। एग्जाम्पल क्या है? राइबोजाइम। तो राइबोजाइम क्या है? मतलब ऐसे न्यूक्लिक एसिड जो बिहेव करते हैं एज एंजाइम। मोस्टली एंजाइम तो क्या है? प्रोटीन, लेकिन न्यूक्लिक एसिड भी एंजाइम की तरह बिहेव कर सकते हैं, और एग्जाम्पल क्या है उसका? राइबोजाइम है। ठीक है। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय अ लाइन डायग्राम। अगर तुम्हें एंजाइम को शो करना है तो तुम उसको शो करोगे लाइन डायग्राम से। किससे शो करोगे? लाइन डायग्राम से शो करोगे। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। अब जैसे प्रोटीन था, प्रोटीन का जो शुरू वाला स्ट्रक्चर था जिसमें अमाइनो एसिड बस सीधे सीधे लगे हुए थे, वो स्ट्रक्चर कौन सा था? प्राइमरी। कौन सा था? प्राइमरी। तो अब एंजाइम है तो प्रोटीन ही ना, तो एंजाइम का भी शुरू में क्या होगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर। एंजाइम का भी शुरू में क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर, और प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं। ठीक है, सीक्वेंस में लगे हुए हैं। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज द सेकेंडरी एंड द टर्शरी स्ट्रक्चर। अब जैसे प्रोटीन में था प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, अब एंजाइम भी तो प्रोटीन है, इसी तरीके से एंजाइम में भी होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है। When you look at a tertiary structure, you will notice that the backbone of the protein chain folds upon itself. जब हम एंजाइम का टर्शरी स्ट्रक्चर देखते हैं, अब एंजाइम किससे बना है? प्रोटीन से, मतलब एंजाइम प्रोटीन ही है। तो जब हम एंजाइम का टर्शरी स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा? द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चेन। जो प्रोटीन की चेन है उसकी जो बैकबोन होगी वो खुद के ऊपर ही फोल्ड हो जाएगी, और जो चेन है वो क्रिस क्रॉस कर लेगी अपने आप को, एंड हेंस मेनी क्रिवाइसेस और पॉकेट्स आर मेड। अब एंजाइम क्या है? प्रोटीन। एंजाइम क्या है? प्रोटीन। तो जब हम इसकी बैकबोन देखते हैं, क्या देखना हमें? इसकी बैकबोन देखनी है, तो ये प्रोटीन खुद के ऊपर ही फोल्ड हो जाता है। खुद के ऊपर ही क्या हो जाएगा? फोल्ड, और फोल्ड होके कर लेगा क्रिस क्रॉस। क्या कर लेगा? क्रिस क्रॉस। ठीक है, जैसे एक टॉवल इमेजिन करो, है ना, तौलिया जो होता है उसको फोल्ड करो, और फोल्ड करके फिर उसकी क्रिस क्रॉसिंग कर दो, तो एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा? एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। उसको क्रेवाइसिस भी बोलते हैं, स्ट्रिवाइसिस, कुछ भी बोलो। ठीक है, तो क्रेवाइसिस या पॉकेट कैसे बनी है? हमने एंजाइम की बैकबोन देखी, और एंजाइम क्या है? प्रोटीन, है ना। उसकी बैकबोन देखी, वहां पे क्या हुआ? प्रोटीन ने खुद के ऊपर ही फोल्ड कर लिया खुद को, और क्या कर लिया? क्रिस क्रॉस कर लिया, जिसकी वजह से बन गई पॉकेट। अब ऐसी ही एक पॉकेट को हम बोलेंगे एक्टिव साइट। ऐसी जो एक पॉकेट बनी उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव साइट। तो एंजाइम्स में एक्टिव साइट किसकी वजह से बनी है? प्रोटीन फोल्डिंग की वजह से। ठीक है। एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ क्रेवाइस और पॉकेट इनटू व्हिच द सबस्ट्रेट फिट्स। अब सबस्ट्रेट क्या होता है? जैसे केमिस्ट्री में तुम रिएक्टेंट नहीं पढ़ते हो, इसी तरीके से बायो में उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। तो ये जो एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट बनी है ना, इस एक्टिव साइट के अंदर आके फिट होगा कौन? सबस्ट्रेट। ठीक है, तो एक्टिव साइट में आके ही कौन फिट होता है? सबस्ट्रेट फिट होता है। Thus enzymes through their active site catalyze reactions at a high rate. अब एंजाइम्स जो हैं वो किसी भी रिएक्शन को हाई रेट पे करवाते हैं। जैसे अभी हम एग्जांपल पढ़ेंगे कि मान लो पहले एक सबस्ट्रेट से दो प्रोडक्ट बन रहे थे, जब हम एंजाइम डाल देंगे ना तो एक सबस्ट्रेट से मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। तो एंजाइम ने क्या किया? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया। एंजाइम ने क्या किया? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया। एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है अपनी एक्टिव साइट के थ्रू। किसके थ्रू बढ़ाता है? अपनी एक्टिव साइट के थ्रू बढ़ाता है। एंजाइम कैटालिस्ट्स डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट इन मेनी वेज। जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं और जो एंजाइम कैटालिस्ट होते हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, और अलग किस तरीके से वो हमें देखना है।
वन मेजर डिफरेंस नीड्स मेंशन, मतलब डिफरेंस तो बहुत सारे हैं पर एक जो मेजर डिफरेंस है वो हम यहाँ पे बताएंगे। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट्स वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, जबकि जो एंजाइम्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे अगर 40 डिग्री से ऊपर होगा तो। देखो एंजाइम्स को हम बोलते हैं कैटालिस्ट, क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट। एंजाइम होते हैं बायो कैटालिस्ट, मतलब लिविंग बॉडी में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो कैटालिस्ट है, जो एंजाइम है, ये इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट से अलग है, मतलब जो हम केमिस्ट्री में कैटालिस्ट पढ़ते हैं ना उनसे ये अलग है। कैसे अलग है? मेजर डिफरेंस क्या है कि जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट है वो हाई टेम्परेचर और पीएच पे भी काम कर सकते हैं, पर एंजाइम हाई टेम्परेचर और पीएच पे काम नहीं कर सकते। एंजाइम हाई टेम्परेचर पीएच पे काम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये प्रोटीन है। क्या है ये? प्रोटीन। और प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाता है, डीनेचर होके टर्शरी स्ट्रक्चर से क्या बन जाएगा? प्राइमरी बन जाएगा, ठीक है। तो मेन डिफरेंस क्या है इनऑर्गेनिक और एंजाइम में? इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट और एंजाइम में दे कैन नॉट वर्क एट हाई टेम्परेचर एंड पीएच, ठीक है। अब अगर तुमने टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कर दिया तो तुम्हारा एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीनेचर। तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर एंजाइम को वो हम कितना दे सकते हैं? 40 से ऊपर कर दिया तो एंजाइम खत्म, काम नहीं करेगा। However, enzymes isolated from organisms who normally live under extremely high temperature, जैसे hot vents और sulfur springs हो गए, are stable and retain their catalytic power even at high temperature up to 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। हमने देखा कि एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करते, 40 से ऊपर काम नहीं करेंगे, लेकिन हमने कुछ एंजाइम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म से निकाले जो ऑर्गेनिजम्स बहुत हाई टेम्परेचर पे रहते हैं। जैसे कौन कौन सा एरिया? हॉट वेंट्स हो गए या सल्फर स्प्रिंग्स हो गए। इन एरिया में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके अंदर से हमने एंजाइम निकाले और वो एंजाइम स्टेबल थे हाई टेम्परेचर पर, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस तक भी वो स्टेबल थे, ठीक है। नॉर्मली एंजाइम 40 से ऊपर काम नहीं करते, लेकिन वो एंजाइम जो हमने ऐसे ऑर्गेनिज्म से निकाले हैं जो हॉट वेंट्स में और सल्फर स्प्रिंग्स में रहते हैं, तो वो कितना टेम्परेचर सर्वाइव कर सकते हैं? 80 to 90 degree Celsius. Thermal stability is thus an important quality of such enzymes isolated from thermophilic organisms. अब देखो थर्मल मतलब हीट, तो ये जो एंजाइम है ये हीट के लिए स्टेबल है, तो इसीलिए हम कहेंगे दे आर थर्मोस्टेबल। ये क्या है? थर्मोस्टेबल है। और थर्मोस्टेबल जो है एक ऐसे एंजाइम्स की क्वालिटी है जिनको हमने थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से निकाला है। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे रह सकते हैं, ठीक है। उनसे हमने इन एंजाइम्स को निकाला है। अब नेक्स्ट हमें देखना है केमिकल रिएक्शन। देखो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम्स? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। पहले हमें केमिकल रिएक्शन पढ़नी होगी जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते वैसे। केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप ऑफ चेंजेस। कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसमें दो तरीके के चेंज हो सकते हैं। कितने तरीके के चेंज हो सकते हैं? दो तरीके के चेंज हो सकते हैं। अ फिजिकल चेंज सिंपली रेफर्स टू अ चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। अब चेंज होगा दो तरीके का, या तो फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होगा कि चीज की सिर्फ शेप चेंज हो रही है। जैसे तुम्हारे पास वाटर था, ठीक है, अब वाटर तुम्हारे पास आइस था, आइस अगर मेल्ट होगी तो क्या बन जाएगा? लिक्विड, लेकिन है तो अभी भी वो वाटर ही। तो जब आइस मेल्ट होती है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ शेप चेंज होती है, तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। पर ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन में दो टाइप के चेंज होते हैं, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगी? शेप चेंज होगी, ठीक है, कोई नई चीज नहीं बनेगी। अब फिजिकल चेंज में क्या कोई बॉन्ड टूटा है? तुम्हारे पास आइस थी, आइस से लिक्विड वाटर बन गया, कोई बॉन्ड टूटा? बॉन्ड नहीं टूटा ना, सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टेट चेंज होगी, सॉलिड से लिक्विड हो गया, है ना। तो फिजिकल चेंज में केमिकल बॉन्ड नहीं टूटते, ठीक है। दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। अनदर फिजिकल प्रोसेस इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर व्हेन आइस मेल्ट्स इनटू वाटर और व्हेन वाटर बिकम अ वेपर। दीज आर आल्सो फिजिकल प्रोसेस। जब आइस से वाटर बना और वाटर से वेपर बना, तो ये कैसी प्रोसेस है? एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। However, when bonds are broken and new bonds are formed during transformation, this will be called a chemical reaction. अब chemical reaction हम कब बोलेंगे? जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, है ना। मतलब सबस्ट्रेट के बॉन्ड टूट रहे हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये क्या होगी? हमारी केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। जैसे BaOH ट्वाइस था, Ba क्या होता है?
बेरियम भी, ये क्या होता है बेरियम। तो ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी रिएक्शन तुमने करवाई H2SO4 के साथ। H2SO4 क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की तुमने रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई तो तुम्हें मिला बेरियम सल्फेट और साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल। अब ये दे के पूछ सकते हैं कि ये कैसी रिएक्शन है। ये रिएक्शन है इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। क्या ये, क्या तुम्हारे पास रिएक्टेंट में बेरियम सल्फेट था? नहीं था ना। तो यहाँ के बॉन्ड टूटे और उसकी वजह से नई चीज बनी। तो ये क्या है एक केमिकल रिएक्शन और ये इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। क्या ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। अब ये दे देंगे और पूछेंगे कैसी केमिकल रिएक्शन है। ये तो इनऑर्गेनिक है। और अगर स्टार्च टूट के बना रहा है ग्लूकोज, स्टार्च टूट के क्या बना रहा है ग्लूकोज, तो है तो वो भी केमिकल रिएक्शन पर वो है ऑर्गेनिक। कैसी केमिकल रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। अब अगर तुम्हें रेट निकालना है तो रेट कैसे निकालते पर यूनिट टाइम। और रिएक्शन में बन क्या रहा है प्रोडक्ट। क्या बन रहा है प्रोडक्ट। तो कितनी देर में कितना प्रोडक्ट बन रहा है वही होगा तुम्हारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तुम तो काइनेटिक्स में पढ़ चुके होगे है ना। रेट हम कैसे निकालते कितना प्रोडक्ट बना बाय टाइम कितना लगा, या कितना रिएक्टेंट यूज हुआ बाय में टाइम कितना लगा, ये होता है ना। रेट क्या होगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय टाइम टेकन। रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी। रेट को हम क्या बोल सकते हैं वेलोसिटी बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब बोल सकते हैं जब रिएक्शन उसकी डायरेक्शन मेंशन हो। जैसे कोई भी रिएक्शन है वो फॉरवर्ड भी जा सकती है और बैकवर्ड भी जा सकती है। अब अगर रेट का तुम्हें डायरेक्शन बता दिया कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो उस रेट को हम बोलेंगे वेलोसिटी। क्या बोलेंगे रेट को वेलोसिटी। सिर्फ तब बोलेंगे जब डायरेक्शन स्पेसिफाई की हो। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर्स। मतलब जो रेट होता है ना चाहे फिजिकल प्रोसेस हो चाहे केमिकल प्रोसेस हो, रेट जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और उनमें से एक फैक्टर है टेम्परेचर। एक फैक्टर क्या है टेम्परेचर। अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट rate doubles or decreases by half for every 10 degree Celsius change in either direction। जैसे चाहे तुम फॉरवर्ड चाहे बैकवर्ड अगर 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज करते जाओगे ना, अगर फॉरवर्ड 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज कर रहे हो तो रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा। अगर बैकवर्ड 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज कर रहे हो तो रिएक्शन का रेट हाफ हो जाएगा। क्या कह रही हूं मैं इंपॉर्टेंट है ये बात। रिएक्शन तुम्हारी या तो फॉरवर्ड जा सकती है या तो फॉरवर्ड जा सकती है रिएक्शन, या बैकवर्ड आ सकती है। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है रेट क्या है तुम्हारा कितना प्रोडक्ट बना बाय में टाइम। अब अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो रेट ज्यादा होगा, या रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तो रेट ज्यादा होगा। फॉरवर्ड जा रही है क्योंकि प्रोडक्ट तो ज्यादा तभी होगा जब रिएक्शन कैसे जाएगी फॉरवर्ड जाएगी। अब रिएक्शन जा रही थी फॉरवर्ड और रिएक्शन का जो रेट है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही थी और हम 10-10 डिग्री सेल्सियस का चेंज करते गए। पहले मान लो टेम्परेचर 100 केल्विन था, ठीक है। अब इसमें हमने 10 डिग्री सेल्सियस का, या मान लो सेल्सियस में ही ले लो केल्विन में मत लो, मान लो तुम्हारे पास 25 डिग्री सेल्सियस था। अब 10 डिग्री सेल्सियस तुमने टेम्परेचर और चेंज कर दिया, वो भी कौन सी डायरेक्शन में जा रही रिएक्शन फॉरवर्ड में। तो अब टेम्परेचर कितना हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। तो अब रेट हो जाएगा डबल। रेट क्या हो जाएगा डबल। मतलब अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे रेट आर था ना तो 35 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2R। मतलब जब तुम 10-10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो रेट या तो डबल होगा या हाफ होगा, या तो डबल होगा या हाफ। डबल कब होगा जब रिएक्शन जा रही है फॉरवर्ड। अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाती है पहले रेट R था तो 10 डिग्री सेल्सियस चेंज करने पे रेट क्या हो जाएगा R/2। क्या हो जाएगा R/2। या इसको यूं भी बोल सकते हैं चेंज का मतलब ये तो नहीं होता ना बढ़ाना, चेंज में तो घटा भी सकते हैं। जैसे यहाँ टेम्परेचर 25 था, अब 25 से अगर तुमने 10 कम कर दिया, 10 कम कर दिया तो कितना हुआ 15। अब 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज तो किया पर अब टेम्परेचर कम कर दिया तो अब भी रेट हो जाएगा हाफ। अब भी रेट क्या होगा हाफ। समझ रहे हो।
तो अगर तुम 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज करते हो तो रेट या तो हाफ होगा या डबल होगा, ठीक है। Catalyzed reactions proceed at very fast rates vastly higher than that of uncatalyzed one. Catalyst का मतलब होता है एंजाइम, कैटलिस्ट का मतलब क्या है, एंजाइम। दो रिएक्शन है तुम्हारे पास, एक ए और एक बी। अगर ए में तुमने एंजाइम डाला और बी में एंजाइम नहीं डाला तो ज्यादा जल्दी कौन सी रिएक्शन होगी, ए, एंजाइम वाली, ठीक है। जिसमें एंजाइम है वो रिएक्शन जल्दी होगी, जिसमें नहीं है वो टाइम लेगी होने में। When enzyme catalyzed reactions are observed, the rate would be vastly higher than the same by uncatalyzed reaction. Example दिया है CO2 plus water का। अब CO2 और वाटर मिलके बनाते हैं H2CO3। क्या बनाते हैं, ये है कार्बोनिक एसिड, और ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एंजाइम का नाम क्या, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कहाँ पे मिलता है एंजाइम, प्लाज्मा में। कहाँ पे मिलता है, प्लाज्मा में मिलता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम, पहले कोई एंजाइम नहीं डाला था हमने, तो रिएक्शन बहुत स्लो थी। 200 मॉलिक्यूल H2CO3 के बन रहे थे 1 घंटे में, ठीक है। जब हमने इस रिएक्शन में कोई भी एंजाइम नहीं डाला तो H2CO3 के कितने मॉलिक्यूल बन रहे थे, 200, वो भी कितनी देर में, 1 घंटे में बन रहे थे। हाउएवर बाय यूजिंग द एंजाइम, अब हमने एंजाइम का यूज कर लिया और वो एंजाइम प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर। किसमें प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। इस एंजाइम का नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एंजाइम का नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। द रिएक्शन स्पीड्स ड्रामेटिकली विद अबाउट 6 लाख मॉलिक्यूल्स बीइंग फॉर्म्ड एवरी सेकेंड। जब तक कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं डाला था तब तक कितने मॉलिक्यूल बन रहे थे H2CO3 के, 200, वो भी कितनी देर में, 1 घंटे में। अब तुमने एंजाइम डाल दिया तो अब बन रहे 6 लाख मॉलिक्यूल, वो भी कितनी देर में, 1 सेकंड में। तो रेट बढ़ गया ना, है ना। पोज कर दो हिमांशु। देखो CO2 और H2O रिएक्ट कर रहे थे और रिएक्ट करके क्या बना रहे थे, H2CO3 बना रहे थे। H2CO3 का नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड या बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट किसको बोलते हैं, HCO3 1 नेगेटिव को, ठीक है। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है। अब अगर हमने एंजाइम नहीं डाला तो 1 घंटे में बन रहे थे 200 मॉलिक्यूल। जब हमने एंजाइम डाल दिया तो 1 सेकंड में बन रहे हैं 6 लाख मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो लगभग बढ़ गया 10 मिलियन टाइम्स, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन लगभग कितना बढ़ गया, 10 मिलियन टाइम्स बढ़ गया। किसकी वजह से बढ़ा, एंजाइम की वजह से बढ़ा, ठीक है। द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल इंडेड। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंजाइम्स ईच कैटलाइजिंग ए यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन। हमारे पास टोटल कितने एंजाइम है, थाउजेंड्स ऑफ टाइप के एंजाइम है, अलग अलग टाइप के, लगभग 1000 अलग अलग टाइप है एंजाइम्स के, और हर एक एंजाइम एक अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है। अब multi-step chemical reaction when each of the steps is catalyzed by the same enzyme complex or different enzymes is called a metabolic pathway। अब metabolic pathway का क्या मतलब है कि इसमें बहुत सारे steps होते हैं, जैसे A, B, C, D ऐसे करके बहुत सारे step होंगे और हर एक step पे या तो अलग अलग एंजाइम लगेंगे या सेम एंजाइम लगेंगे, ठीक है। तो metabolic pathway क्या है कि बहुत सारे steps में होगी ये रिएक्शन, यहाँ पे सेम एंजाइम भी लग सकते हैं या अलग अलग एंजाइम भी हर एक स्टेप में। अब जैसे ग्लूकोज से बनता है 2 पायरुविक एसिड। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ा है कभी, तो देखो जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज टूटता है और टूटता है तब हमें एनर्जी देता है, हाँ। तो ग्लूकोज टूट के पहले बनाता है 2 पायरुविक एसिड। क्या बनाता है, 2 पायरुविक एसिड। अब ग्लूकोज में बताओ कार्बन कितने हैं, 6। ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6। अब ग्लूकोज टूटेगा तो टूट के ये बनाता है पायरुवेट, बोलो या पायरुविक एसिड बोलो, पायरुवेट लिख देती हूँ। पायरुवेट में होते हैं 3 कार्बन। पायरुवेट में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। पायरुवेट या पायरुविक एसिड सेम बात है। ग्लूकोज में कितने थे, 6। पायरुवेट में कितने हैं, 2। इसका मतलब है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने पायरुवेट बने होंगे, 2। कितने पायरुवेट बने होंगे, 2, क्योंकि इसमें तो 3 ही कार्बन बेचारे के अंदर, तो कितने मॉलिक्यूल बने होंगे,
दो मॉलिक्यूल बने होंगे। और ग्लूकोज से पायरुवेट तब बनता है जब ग्लूकोज टूटता है, तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलिसिस। क्या है इसका नाम? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लिसिस मतलब टूटना। ये होती है साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज हमने देखा था ब्लड वाले चैप्टर में कि वो प्लाज्मा के अंदर होता है। ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें, शायद ये प्लांट सेल की बात करें, तो उसमें होगा साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है। तो ग्लूकोज से कितने मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुवेट के? एक ग्लूकोज से दो बनते हैं। पायरुवेट में कितने कार्बन? 3 कार्बन, इसीलिए दो मॉलिक्यूल बने। प्रोसेस का नाम ग्लाइकोलिसिस। ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज से दो पायरुवेट बने हैं ना, ये ऐसे ही नहीं कि एकदम से बन गया। यहाँ बीच में 10 स्टेप है। कितने स्टेप है बीच में? 10 स्टेप है, और हर एक स्टेप के लिए अलग एंजाइम चाहिए। ठीक है। ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है। ग्लूकोज से बना दो पायरुवेट, कितने स्टेप्स होंगे टोटल? 10 स्टेप होंगे, और हर एक स्टेप पे अलग एंजाइम चाहिए। जैसे ये क्या दिया हुआ है? ग्लूकोज। क्या दिया हुआ है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और टूट के बनाएगा पायरुविक एसिड या पायरुवेट। इसमें कितने कार्बन थे? 3 कार्बन, 3 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उससे एक ज्यादा। तो पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या है? C3H4O3। क्या है? C3H4O3। कितने मॉलिक्यूल बने इसके? 2, और साथ में निकले 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, उसका फॉर्मूला तुम्हें पता है। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेगा O2, और O2 लेके बनाएगा 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के, जिसका फॉर्मूला है H4O3, और साथ में मिलेंगे 2 वाटर molecule is actually a metabolic pathway in which glucose becomes pyruvic acid through 10 different enzyme catalyzed metabolic reaction। सीधी नहीं होती है रिएक्शन, बीच में कितने स्टेप आए हैं? 10 स्टेप आए हैं। ठीक है। और हर एक जो स्टेप है उसके लिए रिक्वायरमेंट है एंजाइम की। किसकी रिक्वायरमेंट है? एंजाइम की। तो ये एक एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है। When you study respiration in chapter 12, you will study these reactions. At this stage, you should know that this very metabolic pathway with one or two additional reactions give rise to a variety of metabolic end products. अगर हम इसमें एक दो और चीजें ऐड कर दे तो यहाँ से हमें अलग अलग तरीके के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ठीक है। इन आवर स्केलेटल मसल की अगर हम बात करें एनाएरोबिक कंडीशन में, तो लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड। स्केलेटल मसल में अनाएरोबिक कंडीशन में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। बताती हूँ इसको। अगर नॉर्मल एरोबिक कंडीशंस की बात करें तो पायरुविक एसिड बनता है। यीस्ट की अगर बात करें तो फर्मेंटेशन के दौरान सेम पाथवे से वहां पे बनता है इथेनॉल। क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा। ठीक है। हेंस इन डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। देखो, सबस्ट्रेट हम लेके चल रहे हैं ग्लूकोज। सबस्ट्रेट क्या लिया है? ग्लूकोज लिया है। अब ग्लूकोज से बनता है 2 पायरुवेट। क्या बनते हैं? 2 पायरुवेट। ठीक है। ये 2 पायरुवेट बने हैं एरोबिक कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में? एरोबिक कंडीशन में। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट? प्रेजेंट। ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो कंडीशन कौन सी होगी? एनएरोबिक। कंडीशन कौन सी होगी? एनएरोबिक। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट और कंडीशन एनएरोबिक है तो इस 2 पायरुवेट से 2 चीजें बन सकती हैं। इस 2 पायरुवेट से या तो बनेगी लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। या इस 2 पायरुवेट से बनेगा इथाइल अल्कोहल। क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल। अब ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारी स्केलेटल मसल्स में बनता है। कहां पे बनता है? स्केलेटल मसल्स में। और इथाइल अल्कोहल बनता है ईस्ट में। इथाइल अल्कोहल कहां बनेगा? ईस्ट में। ठीक है। तो ये जो मेटाबॉलिक पाथवे, इससे 3 चीजें बन सकती हैं। एरोबिक कंडीशन में क्या बनेगा? पायरुवेट। ठीक है। और ये पायरुवेट अगर एनएरोबिक कंडीशन है तो ये पायरुवेट ईस्ट के अंदर बना देगा इथाइल अल्कोहल और मसल्स में लैक्टिक एसिड। अब जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना तो क्रैम्प्स आते हैं, दर्द होता है। वो दर्द क्यों होता है? हम बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की
कमी होगी, कंडीशन कौन सी होगी? एनारोबिक। कौन सी कंडीशन होगी? एनारोबिक। एनारोबिक कंडीशन अगर हुई है तो ग्लूकोज से हमारी मसल्स में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। और वो लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से आते हैं क्रैम्प्स। ठीक है, तो याद रखना ये दोनों अनएरोबिक कंडीशन में और पायरुवेट एरोबिक में। बनता तो पायरुवेट अनएरोबिक में भी है, पर पायरुवेट अगर एरोबिक होगा तो आगे जाके और प्रोडक्ट्स देगा। एनएरोबिक के ध्यान रखना, इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। ये देखो, हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन। हमने क्या देखा? एंजाइम अगर नहीं था तो 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बने, एंजाइम अगर था तो 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बने। तो एंजाइम इतने हाई रेट पे रिएक्शन कैसे कराता है वो हमें देखना है। देखो, हमारे पास ना एक होता है सबस्ट्रेट। क्या होता है? अब सबस्ट्रेट से हमें बनाना है प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट से क्या बनाना है? प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें एक पहाड़ क्रॉस करना है। क्या क्रॉस करना है? पहाड़। ठीक है, अब शुरू में एंजाइम नहीं था, एंजाइम नहीं था तो ये पहाड़ इतना ऊंचा था। ठीक है, एंजाइम अभी एब्सेंट है। अब हमने एंजाइम डाल दिया तो एंजाइम ने क्या किया? इस पहाड़ को कम कर दिया। पहाड़ को क्या कर दिया? कम, छोटा कर दिया। एंजाइम ने पहाड़ को काट दिया। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट तक जाना, यहाँ एंजाइम प्रेजेंट है, अब प्रोडक्ट तक जाना आसान हो गया है, मुश्किल हो गया? आसान हो गया है ना। और ये जो पहाड़ है ना, इस पहाड़ का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। पहाड़ का नाम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। अब जब एंजाइम नहीं थे, एंजाइम नहीं थे तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए थी या कम चाहिए? ज्यादा। और जब एंजाइम आ गए तो एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि एंजाइम कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, एंजाइम सिर्फ रेट को बढ़ा देता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, तो एंजाइम का काम क्या? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देना, पहाड़ को कम कर देना। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने के लिए कम से कम जितनी एनर्जी चाहिए वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। करोगे आगे? देखो, to understand this we should study enzymes a little more. We have already understood the idea of an active site. The chemical or metabolic conversion refers to a reaction. केमिकल या मेटाबॉलिक कन्वर्जन का मतलब क्या है? कि वहां पे एक रिएक्शन हो रही है। द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है? ऐसा केमिकल जो आगे जाके प्रोडक्ट बनाएगा, उस केमिकल को क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट। ठीक है, हेंस एंजाइम्स दैट इज प्रोटीन्स विद 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट कन्वर्ट अ सबस्ट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट। एंजाइम का काम क्या है? एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। क्या होते हैं एंजाइम? प्रोटीन, जिनका स्ट्रक्चर कैसा है? 3D। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर कैसा है? 3D। और ये इनके पास प्रेजेंट होती है एक एक्टिव साइट। क्या प्रोटीन में एक्टिव साइट थी? नहीं थी, प्रोटीन में एक्टिव साइट नहीं थी। तो एंजाइम है तो प्रोटीन, लेकिन उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? एक एक्टिव साइट प्रेजेंट है। ठीक है, और एंजाइम का काम क्या है? कि वो सबस्ट्रेट से बनवा देंगे प्रोडक्ट। S से सबस्ट्रेट, P से प्रोडक्ट है। इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट द सबस्ट्रेट S हैज टू बाइंड द एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट विद द गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट। सबस्ट्रेट S जो है वो बाइंड करता है एंजाइम के साथ और बना देगा प्रोडक्ट। क्या बनाएगा? देखो, ये मान लो तुम्हारे पास सबस्ट्रेट है और यहाँ पे प्रेजेंट है एंजाइम, तो तुम्हें क्या लगता है एंजाइम सबस्ट्रेट तक चल के जाएगा या सबस्ट्रेट एंजाइम तक? पूरी दुनिया को क्या लगता है कि एंजाइम हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के पास जाएगा। एंजाइम कभी भी सबस्ट्रेट के पास नहीं जाता, सबस्ट्रेट जाएगा किसके पास? एंजाइम के पास। और एंजाइम के पास क्या प्रेजेंट है? एक एक्टिव साइट, एक पॉकेट प्रेजेंट है ना। जैसे ये एंजाइम अगर तुम्हारा, तो इस एंजाइम में ये पॉकेट है, एक्टिव साइट है। अब तुम्हारा सबस्ट्रेट आएगा चल के किसके पास? एंजाइम के पास, और खुद को फिट कर लेगा इस
पॉकेट में। किस में फिट कर लेगा? इस पॉकेट में। अब ये क्या था तुम्हारा? एंजाइम, और ये है सबस्ट्रेट। तो ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट। प्रोडक्ट तो नहीं बनाना अभी हमारा, प्रोडक्ट के बीच में चल रहे हैं हम, तो ये है हमारा इंटरमीडिएट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब एंजाइम सबस्ट्रेट से बनेगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। लेकिन एंजाइम कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो अब एंजाइम अपना साफ सुथरा वापस से निकल जाएगा और बच गया क्या? सिर्फ हमारे पास प्रोडक्ट। क्या बच गया? प्रोडक्ट। अब ये एंजाइम रिएक्शन दोबारा करा सकता है ना, तो एंजाइम क्या है? एक बार रिएक्शन कराई, फ्री हो गया, फिर से पार्टिसिपेट किया, तो बार बार रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता रहता है। इसका तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है ना। शुरू में हमारे पास एंजाइम था, सबस्ट्रेट एंजाइम तक चल के आया, बाइंड किया उसकी पॉकेट में, और क्या बन गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो कि एक इंटरमीडिएट था। फिर बना एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। प्रोडक्ट चाहिए था हमें। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड द एक्टिव साइट, कि एंजाइम सबस्ट्रेट तक नहीं आता, सबस्ट्रेट को खुद चल के जाना पड़ेगा। किस तक? एक्टिव साइट तक, एंजाइम तक। दिस इज दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर होगी फॉर्मेशन किसकी? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की। और ये बाइंडिंग ऑब्लिगेटरी है। ये बाइंडिंग कैसी है? ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेशन वर्ड का मतलब पहले भी बताया कि जो एक दूसरे के बिना ना रह सके। ऑब्लिगेशन का यहाँ मतलब क्या है कि अगर तुम्हें प्रोडक्ट बनाना है तो इसका बनना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं बना तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो एंजाइम सबस्ट्रेट की फॉर्मेशन कैसी है? ऑब्लिगेटरी है। कैसी है? ऑब्लिगेटरी। कर दो हिमांशु बंद।